अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि 14 अजला में वोटिंग हुई और पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला हमने देखा कि तवक्कुआत के मुताबिक भारी अक्सरियत से जीत लिया। हमेशा से हमने देखा कि खासकर दही सिंध के हवाले से बात करें तो पिछले 50-60 सालों से पीपल्स पार्टी ही वहां से जीतती आ रही है और इसी तरह से ये ट्रेंड आज भी बरकरार रहा। कुछ नाखुशगवार वाकयात भी वहां पर हमें देखने को मिले, इस पर भी जरा डिटेल में आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक। 17 जुलाई को पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि 2023 के इलेक्शन के ट्रेंड सेट करेंगे, टोन सेट करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर PMLN दोनों के लिए ये एक डू एंड डाई का मामला होगा। क्योंकि नाज़रीन, हमने देखा कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद पूरा एक बयानिया बनाते रहे कि ये हुकूमत जो है वो बैरूनी साजिश के तहत जो है वो निकाली गई है और ये इमरान खान साहब की मकबूलियत का पहला इम्तहान होगा कि उनका ये जो बयानिया है वो पब्लिक में कितना ज़्यादा जो है वो कबूल कर रही है पब्लिक और कितना ज़्यादा मकबूल है पब्लिक में। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें तो ये इलेक्शन जीतना, पंजाब की जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, ये PMLN के लिए भी इंतहाई अहम है। वजह यह है कि PMLN का ज़ाहिर है पंजाब की हुकूमत जो है वो अगर तो इलेक्शन हार जाती है PMLN तो फिर PMLN की हुकूमत पंजाब के अंदर ख़त्म हो सकती है और इसके साथ साथ ज़ाहिर है हमजा शहबाज साहब जो हैं वो पूरी इस कैंपेन को लीड करेंगे। अगर किसी तरह से PMLN को यहाँ पर धचका लगता है तो यो PMLN की सियासत के लिए भी हमने जिस तरह से बात की कि डू एंड डाई का सा मामला होगा। बहरहाल दीगर भी बहुत से अहम मामलात हैं जिन पर प्रोग्राम में आज डिटेल में बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर ज़ैगम खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं, पंजाब के इलेक्शन की ही बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है PMLN को इस हवाले से एज तो ज़रूर है कि वो गवर्नमेंट में और हमेशा बात होती है कि जो ज़िमनी इलेक्शन है वो मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे में जो होता है वही जीतता है। तो क्या सिनेरियो आपको लग रहा है पंजाब के अंदर? आपको लगता है कि डू एंड डाई का मामला है, चाहे PTI की बात करें चाहे PMLN की बात करें? सोनिया, अगर ये जो मुनहरिफ अरकान हैं, आपने देखा 20 जिनको पहले सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद फिर इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन ने आपने देखा उनको डिक्लेयर कर दिया कि जी वो अब फाल नहीं रहे मेंबर और मेंबरशिप उनकी ख़त्म कर दी गई और यही लोग इलेक्शन वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो ज़्यादा परेशानी की बात यही लग रही है क्योंकि कहा जा रहा था कि जी आइंदा के इलेक्शन के लिए जो अब होना है वो चाहे अर्ली इलेक्शन होता यानी सवा साल में होता या उसके बाद होता, वो प्रोमिस उनके साथ किए गए थे कि उस तक उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। अब क्योंकि मामला है कि जिस तरीके से इनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है मुनहरिफ अरकान की, लिहाजा इनको सपोर्ट करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। और इमरान खान साहब तो आपने देखा जाके बैठ गए हैं और यही सब लोगों को कह रहे हैं और बावजूद इसके वो ये भी कह रहे हैं कि जी देखें गवर्नमेंट और फिर न्यूट्रल के बावजूद उनकी वो सपोर्ट उनको जारी है, उनको हराएंगे। तो एक फैक्टर सोनिया ये लग रहा है कि शायद एक धचका मैं समझता हूँ कि PMLN के लिए हो सकता है और ये धचका इस तरह भी है कि अभी आप देख ले जाएगा, आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 2 दिन पहले आपने देखा कि वो गैलप सर्वे आता है और गैलप सर्वे वाले जो है ना, आपको पता है नरम गोशा रखती हैं PMLN के लिए। उन्होंने भी कहा कि जी 61% लोगों ने कहा कि जी एक साजिश के तहत हुकूमत को हटाया गया है। उसके पराए में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इस अंदाज से देखी जा रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए PMLN के लिए मुश्किल होगा इलेक्शन जीतना और इसी हवाले से कहा जा रहा है कि जी लद्दाख वालों को भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है ताकि लद्दाख वाले कुछ ज़्यादा वोट ले जाएँ। उस वक्त में PTI के वोट जो है ना उन पर डंड पड़ेगा और नतीजतन PMLN को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन जनरली सोनी यही कहा जा रहा है कि ये सोनिया ये इतना आसान काम नहीं होगा और कुछ लोगों ने तो अपनी असेसमेंट दे दी है कि जी 5 PMLN जीतेगी और 15 सीटें PTI जीतेगी, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। ये बात माननी पड़ेगी कि सेंट्रल पंजाब की एक पार्टी है लाहौर से लेकर अटक तक 134 सीटों में से हमेशा आपने देखा वो सीटें, इतनी सीटें लेने के बाद वो हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं, सेंटर में भी और पंजाब में अक्सरियत रही हमेशा, बिल्कुल नून लीग की। ठीक है ज़ैगम, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ से कैंपेन भी खुद से स्टार्ट कर ली है, दूसरी तरफ ज़ाहिर है इस पूरी कैंपेन को लीड करेंगे हमजा शहबाज। दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन जीतना और आपको ये लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत का जो एक साजिश बयानिया लेकर वो पब्लिक में आए, आपको लगता है पहला इम्तहान होगा ये खान साहब का? जी सोनिया, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ।
मेरी राय में भी ये इलेक्शन जो है ये दोनों बड़ी पार्टियों के लिए मेक और ब्रेक है। हुकूमत अगर ये इलेक्शन उस तरह से लूज करती है, जिस तरह के एक सिनेरियो एहतशामुल हक साहब ने बताया कि अगर 15 सीटें, जो कुछ लोग कह रहे हैं, एहतशाम साहब खुद तो इत्तेफाक नहीं कर रहे, वो पीटीआई लेकर जाएगी, उस सूरत में हुकूमत का ठहरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट जब गिरेगी तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नहीं रह पाएगी। बिल्कुल। और इमरान खान वो दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हुकूमत को जल्द इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये तो वो मंजरनामा है जिसमें पीटीआई 15 या 15 से ज्यादा सीटें लेती। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग नून 15 या 15 से ज्यादा सीटें ले जाती है तो ना सिर्फ उसकी पंजाब में हुकूमत जम जाएगी, बल्कि फेडरल लेवल पर भी उसकी हुकूमत जम जाएगी। और उसके साथ साथ इमरान खान का जो नैरेटिव है उसको भी बहुत ज्यादा एक डेंट लगेगा, बहुत नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि पहले उन्होंने एक मोमेंटम पहले बनाया था जिसमें 50 के करीब उन्होंने जलसे किए, फिर उसके बाद उन्होंने एक धरने की कोशिश की, लेकिन वो धरना उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया और कहा कि मैं दोबारा आऊंगा। तो वो मोमेंटम तो ब्रेक हो गया। और आपको मालूम है, जब इतनी बड़ी कोई एफर्ट करनी हो कि जिसमें आप समझें कि उसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाए इतना बड़ा स्टेप लेने में, तो उसके लिए आपको काफी मोमेंटम बिल्ड करना पड़ता है। इसमें जाएगा में एक और एंगल है, एक और डायमेंशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं और ख़ास तौर पे ज़मीनी इंतखाबात होते हैं तो ये बड़ा कम होता है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो आती है ना वो इतनी आसानी के साथ उनको हराना मुश्किल होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दे रही होती है, बहुत से हवाले से उनको एक बड़ी सपोर्ट हर जगह से मिल रही होती है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि ज़मीनी इंतखाब हारने का मतलब है कि जी आप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, और लिहाजा फ़ौरन लोग डिमांड करते हैं कि जी अक्सरियत खो दी है, लिहाजा आप इस्तीफ़ा दें। एक तो ये भी एक है, हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जी इसको भी बरकरार रखना कि जी आप गवर्नमेंट में रहते हो, आप इलेक्शन हार जाएंगे। दूसरा जाएगा एक और चीज़ है जो मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं इंटरनल एक्सटर्नल सेक्टर पे, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि बहुत से हवालों से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है मैं नहीं मानता, बल्कि मैं कह चुका हूँ कि मैं चंद लोगों में से जिसने वो डॉक्यूमेंट देखा हुआ था, पेपर देखा हुआ था जिसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी। हाँ, उन्होंने अपने तौर पर धमकियाँ दी थी, लेकिन कोई कॉन्स्पिरेसी वाली बात नहीं थी। अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ज़ागम एक्सटर्नल सेक्टर के पर मामलात हैं, बल्कि आज ही आपके अखबार में भी बड़ी खबर छपी है कि जी चाइना जो हमारा इतना बड़ा दोस्त भी है, वहाँ पे एक ग्लोबल डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई है, अगले दिन 17 ममालिक की लीड किया है चाइना ने, और हमें नहीं बुलाया गया। और फॉरेन ऑफिस ने आपने देखा कि जो आज इसके बारे में जब वजाहत दी है, उन्होंने कहा जी एक मुल्क ने ब्लॉक किया, ज़ाहिर है नाम दिए बगैर वो हिंदुस्तान ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो सवाल ये है कि जी इंटरनल एक्सटर्नल सेक्टर पे मुश्किलात तो हुकूमत के लिए हैं, अगरचे ये बात भी बड़ी वाज़े तौर पे है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को हटाया गया एक जेन्युइन लीगल कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से हटाया गया, लिहाजा इस पे तो दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग ये कहें जी कि कॉन्स्पिरेसी अभी देखें फजल रहमान साहब कहते हैं जी आपको अमेरिका ने नहीं मेरी कॉन्स्पिरेसी से आप हराए गए। तो एक बहस चलती रहेगी, लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि भी एक तरीके से एक पार्लियामेंट के अंदर एक फ़ैसला हुआ था, लोग इनका साथ छोड़ गए थे। अब आप वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो जगह मुका याद है अपने आप को मारना चाहिए, अब आपके साथ लोग नहीं रहे, अब लोटे बने जो कुछ भी बने उनकी फेट आगे जाके देखी जाएगी। तो सवाल ये है कि हुकूमत की जगह जो इस वक्त मुश्किलात हैं, इकॉनमी जिस बुरे तरीके से फंस गई है, अब आपने देखा शहबाज साहब ने तो ये भी कहा था जी हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, क्या हम इलेक्शन में चले जाएँ, इलेक्शन में जाते हैं तो 5-7 महीनों में इकॉनमी डूब जाएगी, लिहाजा हमने उसको रोका कि नहीं इकॉनमी को हम स्ट्रेंथन करेंगे, इस पे काम करेंगे, इलेक्शन बाद में आते रहेंगे। तो आप ये बताएं कि इंटरनल एक्सटर्नल सेक्टर पे दोनों जगहों पे जो हुकूमत की मुश्किलात हैं ये किस तरह आप देखते हैं इसको, और इसका तनाज़ुर फिर इलेक्शन में किस तरह नज़र आएगा? जी इत्तेशाम साहब आपने मेरे ख्याल में बहुत अच्छी कुछ बातें बताई हैं। अब चाइना की कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया कि पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक वेट है वो पिछले 20 साल में मुसलसल कम हुआ है, और उसकी वजह यह है कि ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक वेट है कम हुआ है। और आपसे बेहतर कौन समझता है कि जब इकोनॉमिक वेट कम हो तो फिर डिप्लोमेटिक वेट भी कम होता है। बिल्कुल सही। जो बड़े मुल्क हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं, जो हमारे बड़े अलाइज हैं या जिनके साथ बड़े रिलेशनशिप हैं, वो हमें एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखने लगे हैं कि जिसको हर वक्त हैंड आउट्स की ज़रूरत होती है, जो हर वक्त आते हैं कि कहते हैं आओ हमें निकालो, आओ हमें निकालो। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो बूम बस्ट का साइकिल है, पहले अगर 5 साल के बाद हम माशी मुश्किल में पहुंचते थे और मदद के लिए दौड़े भागे फिरते थे तो वो एक दौर था। अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं कि वो मामला 1.5 साल पे पहुंच गया है।
कि सिर्फ 1.5 साल पहले हम मदद के लिए भागे और 1.5 साल के बाद अब फिर मदद के लिए भाग रहे हैं। तो इस सूरत में हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि दुनिया हमें क्या इज्जत देगी, क्या अहमियत देगी? वो तो फॉर ग्रांटेड लेके कि ये इतने मुश्किल में है, हम इनकी मदद कर रहे हैं, तो डिप्लोमेटिकली जो हमें जवाबन मदद चाहिए ये उनको वैसे ही करनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। दूसरी बात जहां तक है बाई इलेक्शंस की जो एक नेचर है वो एक बिल्कुल हकीकत है। एक तो पाकिस्तानी वोटर के बारे में जो रिसर्चेज आई हैं वो बताती है कि पाकिस्तानी वोटर एक तादाद कम से कम एक बड़ी तादाद ऐसी है जो उन लोगों को वोट नहीं करती जिनके बारे में ये समझते हो कि वो जीत नहीं सकेंगे, यानी वो इलेक्टेबल्स को वोट करना पसंद करते हैं, वालों के साथ खड़े नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त। और बाई इलेक्शंस में हुकूमत का पलड़ा हमेशा भारी होता है क्योंकि हुकूमत जो वादे करती है उस पर बाकी टाइम में अमल दरामद भी कर सकती है। और यही हम देखते हैं कि जो हुकूमत का टेन्योर है पाकिस्तान में, उसके दरमियान में कश्मीर के और जीबी के इलेक्शन होते हैं जो हमेशा हुकूमती पार्टी है। लेकिन हमने पिछले 2-3 साल में एहतशाम साहब कुछ दिलचस्प ट्रेंड भी देखा है कि उन्हीं वोटर्स ने मुसलसल पीटीआई को शिकस्त दी, जगह जगह शिकस्त। यहां तक मामला पहुंचा कि पीटीआई इतनी एम्बेरस हुई कि उसने डस्का जैसी एक अजीबो गरीब हरकत की, ऐसा खुला फ्रॉड करने की कोशिश की जिसकी वजह से जो उनका अपना नैरेटिव था ट्रांसपेरेंसी का वो उल्टा पड़ा। तो ये तमाम उन डायनामिक्स के बावजूद मैं समझता हूं कि अगर लोग नाराज हैं इस हुकूमत से, इतनी जल्दी नाराज हो गए हैं, हो सकते हैं क्योंकि पहले तो वो पीटीआई से नाराज हो रहे थे माशी मुश्किलात की वजह से, और अब माशी मुश्किलात की वजह से उनकी जो इस हुकूमत ने जो इकदामात लिए हैं या लेने पड़े हैं उनकी तकलीफ पड़ी है। आप ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि लोग हारने वालों के साथ जो है ना वो नहीं खड़ा होना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ यही बात एक और आती है कि लोग ये देखते हैं कि जी जिस तरह आपने जिक्र किया महंगाई और मुश्किलात, वो नहीं देखते पीटीआई की हुकूमत है, नून की है, पीपल्स पार्टी की, वो कहते हैं जी हमारी मुश्किलात कम नहीं हुई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जी जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी महंगाई बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने कहा, दावे किए पीएमएलएन वालों ने हम आएंगे चीज़ें ठीक कर देंगे। अब वो कहते हैं कि जी आके ठीक करें, महंगाई ख़त्म करें, महंगाई ख़त्म नहीं हो रही, कम नहीं हो रही। लिहाजा लोग जो है ना उनकी साइकी बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो अपने देखती है कि मसाइल उनके कैसे हल होते हैं। बिल्कुल ठीक है श्याम साहब, लेकिन देखिए हमने जो कुछ ट्रेंड अभी चेंज होते हुए देखे हैं ना वो भी बड़े दिलचस्प हैं। अब इमरान खान के तमाम मुखालिफ ये कह रहे थे कि इन 3.5 साल में 4 साल में जो लोगों का रगड़ा निकला है, बहुत रगड़ा निकला है। आप देखिए 4 साल की एवरेज ग्रोथ तो सिर्फ 3% है। 4 साल की जो एवरेज आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 15 बिलियन हर साल का हुआ है। आप फिर फिस्कल डेफिसिट देखें, इन्फ्लेशन बेशुमार। लोग कहते थे कि जैसे ही इनकी हुकूमत जाएगी या इसको निकाला गया, ये बाहर निकला तो 100 बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, ये अकेला फिरेगा। लेकिन हमने देखा कि लोगों ने जो पीटीआई के साथ अलाइंड हो चुके थे वो नहीं छोड़ा, उन्होंने वो साथ रहे। अभी आप जिस सर्वे की तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जिन पर हम आगे चल के बात कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल जो है उसके जवाब में ये बात आई सामने कि 93% लोग ये कहते हैं कि जिन पार्टियों की हम हिमायत कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। इसका मतलब है डिस्पाइट अदर ओपिनियंस लोग समहाउ इस तरह की डिवीजन आ गई है, डिवीजन कुछ इस तरह की स्ट्रांग हो रही है। शायद इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसमें इतनी तलखी आ गई है कि लोग जो पोजीशन ले चुके हैं शायद उसको छोड़ने को तैयार नहीं। आप ये कह रहे हैं ज़ैगम साहब कि चाहे पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, महंगाई, ये जो पीएमएलएन का सपोर्टर है वो पीएमएलएन का है, वो महंगाई को जस्टिफाई करेगा, इसी तरह पीटीआई के साथ भी है। लेकिन एहतशाम साहब अभी जिस तरह से डिस्कशन चल भी रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि खान साहब पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, ज़ाहिर एक प्रेशर तो गवर्नमेंट पर होगा ही। फिर एमक्यूएम भी आंखें दिखा रही है पीपल्स पार्टी को, गवर्नमेंट के अंदर जो 2 जमातें वो एक दूसरे को आंखें दिखाना शुरू हो गई हैं। फिर महंगाई के तनाजुर में आपको लगता है कि सारी जो चीजें हैं वो असरअंदाज हो सकती हैं ज़िमनी इंतखाबात पर? सुनिए, पहली जो बात कर रहे थे उसमें एक जुमला अगर मैं ऐड करूं, उसमें आप देखें कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था और इसमें ये मुत्तफ़िका जगह में ये राय थी कि अगर इनको 1.25 साल हुकूमत करने देते तो ये शायद आंदा कभी इलेक्शन ना जीत पाते, जो हालत हो गई थी। अब जिस तरीके से चूरन बिका खुददारी वाला माजत के साथ जिस तरह बेचा गया, और भी देख लें पीएमएलएन के लोग परेशान हैं। अगले दिन ही खबर गालिबन आपके अखबार में थी कि वो मरियम साहबा एक तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि इस बयानी को कैसे इनको तबाह किया जाए, आगे चला जाए। ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी बात ये सुनिए जो आप बात कर रही हैं ना, अभी देख लें सिंध का इलेक्शन देख लें, उस हवाले से
बल्दियाती इलेक्शन हुआ जितनी जगहों पे, अब JUI ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने भी अपना इन्होंने किया है, MQM ने भी किया और किसी हद तक हम कहते हैं PTI वालों ने भी किया। अगर चौथे नंबर पे आई है, नून तो यहाँ पे फारिग है, बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ये गालिबन फिर मेरा ख्याल है कोई 20-25 सीटें लेने में कामयाब हो गए हैं। अब असल सवाल ये है कि जी भुट्टो तो जिंदा है इनमें जाएगा, वो तो आप जो मर्जी कर लें, लेकिन एक सीट आप देखते हैं लाड़काना की एक सीट हार गए, वो एक लम्हा फिक्रिया हो सकती है इनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कि कैसे हो गया। और फिर ये है कि MQM वाले जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी हमारा नवाज शाह में भी है, बाकी जगहों पे भी है और हमारे साथ धांधली की गई, हमारे साथ वादे नहीं पूरे किए गए, और फजल रहमान साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है अब टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट सोनिया हो जाएगा। अब ये जब तक कि इलेक्शन की बात है, ये अब जिस तरीके से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि धांधली हुई है, अब अगर बगैर किसी जिसको कहते हैं कि इसका हवाले से अगर हम देखते हैं इंतखाबी इस्लाहत नहीं होती और इलेक्शन करवा लिए जाते हैं, चाहे 101% जाएगा वहाँ इलेक्शन ठीक हो, हारने वाला कभी भी नहीं मानेगा। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये कि ये कोई बाई पार्टीजान अप्रोच करके सारे बैठ के ये फैसला कर लें ताकि अगला इलेक्शन कम अज़ कम सही हो और ये मुल्क जो है ना किसी डगर पे चल पड़े। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, बल्कि जैगम मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुल्क में तो इंतखाबात कभी भी हमने देखा कि पूरी तरह से पुरअमन नहीं रहे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने देखा कि जिस तरह से लड़ाइयाँ, झगड़े, जो अमवात हैं, जो तशद्दुद है, वो आपको नहीं लगता कि एक मामूल बनता जा रहा है? अब देखें हालिया जो हुए, कल इलेक्शन हुए, वहां पर कोई भी शायद पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं था जो कि लड़ाई झगड़े से महफूज रहा हो, 2 अफराद जाँ बहक हुए, और ये इससे पहले भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वहां पर सूरत हाल ऐसी रही, डस्का में भी। तो आपको नहीं लगता कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई आपको लगता है कि लाहेमल बना सकती है, या इसी सिस्टम के साथ ही चलना है? क्योंकि आगे तो जाहिर है पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन होने, उसमें तो खान साहब का अपना एक नैरेटिव उन्होंने बनाया हुआ है कि ये तो लोटे हैं, इनका हमने घर का घेराव करना है। तो इस माहौल में तो आपको नहीं लगता ज्यादा सूरत हाल तशवीशनाक हो जाएगी? जी सोनिया साहब, जहां तक सिंध की बात है, मेरे ख्याल में वहां का वायलेंस कोई गैर मामूली नहीं था, ना तो वायलेंस गैर मामूली था और ना ही नतायज जो हैं वो गैर मुतवक्किल। बिल्कुल, हाँ। 2 अफराद फौत हुए, बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन आप जरा ये जो इलेक्शंस इनकी डायनेमिक्स देखें कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। ये कोई MNA या MPA नहीं होता जो दूर बैठा होता है। यहाँ पे फिर बिरादरियों के पुराने फ्यूड्स और झगड़े होते हैं, और सिंध के कुछ ट्राइबल एरियाज भी हैं, आपको मालूम है, जहाँ पे थोड़ी लॉलेसनेस भी है। तो इस तरह के झगड़े तो मुतवक्के थे, लेकिन एक तो बहुत ज्यादा नहीं थे, ये थोड़े से कुछ वाकयात कुछ जगह पे ऐसे हो गए। फिर ये उस तरह की पॉलिटिकल वायलेंस नहीं थी जिससे हमें डरने की जरूरत है और जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, जो आप कह रही हैं कि पंजाब में हो सकता है या अगले इलेक्शन में हो सकता है। क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से जो अपनी बेस है, अपने यूथ हैं, उनको जिस तरह एक मोबिलाइज किया है, और वो ये कह रहे हैं कि सियासत नहीं है, ये हक को बातिल का मार्का है, मेरे सिवा जो है। इसी तरह मैं इशारा कर रही थी कि ये कितना खतरनाक ट्रेंड साबित हो सकता है आगे चल के। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मजीद डिस्कशन भी करेंगे इस हवाले से। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। एहतशाम साहब, जाहिर है पीपल्स पार्टी सिंध की तो एक जाहिर जमात है, लेकिन बाकी जो सूबे हैं वहां पर आपको स्ट्रेटजी क्या नजर आ रही है आने वाले इलेक्शन के हवाले से बात की जाए? देखिए सोनिया, बहुत अरसे से आसिफ जरदारी साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वैसे तो लोग उनको सदर जरदारी कहते हैं, खासतौर पर बिलावल भुट्टो तो यही कह रहे होते हैं उनको। अब देखिए उनकी बड़ी कोशिश भी है। आपको याद होगा कि जब फॉरेन मिनिस्टर बनाने की बात हुई थी तो उन्होंने तंजन ये कहा था कि जी फॉरेन मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर। मतलब सेटअप से पहले की बात। तो वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, 2 बड़ी सीरियस अटैम्प्ट कर चुके हैं पंजाब में जाके अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। उनका ये ख्याल है कि जी जो लोग कहा जा रहा है कि जो जिस तरीके से वो उनकी असेसमेंट है कि इस वक्त जितनी उनको सीटें मिली हैं, ये जो 2018 के इलेक्शन में दही इलाकों से जो पहले से ज़्यादा उनको सीटें मिली थी, उनका ख्याल है कि हमें कुछ 10 से 12 सीटें और मिल जाएं, और ये जो 14 सीटें गालिबन कराची की हैं, 3-4 सीटें इसमें से मिल जाएं, और जनूबी पंजाब से कुछ सीटें में निकालने में कामयाब हो जाए तो हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन ये खैर इतना आसान काम नहीं है। असल बात यह है कि जो पंजाब में सोनिया वो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करके लेके जाना चाहते थे, वो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी उनको जो मशवरा दिया गया था कि जी आप बैक सीट इख्तियार कर लें, बिलावल भुट्टो को आने दें आगे। और क्योंकि अब इसमें ख़ास तौर पे हमने देखा कमर ज़मा कारा साहब भी
लतीफ़ खोसा साहब भी, एतजाज़ एहसन भी, चौधरी मंजूर भी, ये कहा जाता है कि इन्होंने जरदारी साहब को मशवरा दिया था कि जी अगर आप फेस पे रहेंगे तो लोग नहीं आएंगे। जब आपको पता है 2 से 3 दफ़ा लॉन्चिंग सियासी तौर पे बिलावल भुट्टो की हुई है, पंजाब में गए लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि 2023 के इलेक्शन में वो इतनी मेजॉरिटी लेके वो प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। लेकिन एक चीज़ है, जैगम भी इस पर जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपने देखा कि जरदारी साहब के पास बहुत कुछ कमालात दिखाने के लिए है, ठीक है ना, तो सरप्राइज देने की पोजीशन में है। और आप देख लें जो इल्ज़ाम लगाया गया है चौधरी शुजात के बेटे भाई हैं, उन्होंने कहा है कि जी इल्ज़ाम लगाया है कि जी कितने पता नहीं करोड़ों डॉलर जो है ना वो चौधरी शुजात ने लिए हैं। उनको बड़ा गुस्सा भी आया। आज एक साहब मुझे बता रहे थे जो पीपल्स पार्टी के जैगम बड़े करीब हैं, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि जरदारी साहब के पास कितना पैसा है, जब वक्त आने पे वो क्या कर सकते हैं। तो अब यह है कि अगर पैसे की गेम बन चुकी है और माजरत के साथ हमारे यहाँ जो लोग वफादारियाँ तब्दील करते हैं, अगर वो ये करते रहेंगे तो यू नेवर नो कि वो कितना बड़ा सरप्राइज दे के बिलावल को 2023 में के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बना सके। ठीक है सेगम, आपको क्या सिनेरियो लग रहा है? ज़ाहिर है सिंध तो हमेशा से पीपल्स पार्टी का रहा है और अभी भी सूरत हाल वहां पर यही है। कराची में ज़ाहिर है PTI का वोट बैंक है, जमात इस्लामी है, MQM है, दीगर जमातें भी हैं, लेकिन पंजाब के अंदर आपको लगता है कि कम बैक की पोजीशन में है? सोनिया साहिबा, थोड़ा सा मुझे सिंध पर कमेंट करने की इजाजत दीजिए। सिंध में मुझे पिछले 3-4 साल में काफी ट्रैवल करने का मौका मिला है और इस हवाले से वहाँ के पढ़े लिखे लोग, उस्ताद, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सबसे बात करने का मौका मिला है। आई एम कन्विंस्ड कि जो उनकी बात में बड़ा वजन है कि कोई जमात ऐसी नहीं जिसने आकर सिंध में बाकायदा एक अच्छी कोशिश की हो कि वो पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करे। किसी ने सिंध को जीतने की कोशिश ही नहीं की। एक टाइम में सिंध काफी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ मुतवज्जे हुआ था, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने टोटली इग्नोर किया और वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने गंवा दी। अभी वहां की मिडिल क्लास में एक ऐसा तबका है जो इमरान खान जिनको जीत सकते हैं, लेकिन इमरान खान तो कराची में भी एक रात उन्होंने नहीं गुजारी। सिंध तो बिल्कुल ही उनके लिए एक दूसरा मुल्क है। तो सिंध में पीपल्स पार्टी मजबूत है और पीपल्स पार्टी ने अपनी डिलीवरी भी बहुत बेहतर की अंडर मुराद अली शाह। अभी मैं समझता हूँ खास तौर पे हेल्थ का सिस्टम, ना सिर्फ टर्शरी हेल्थ जिसकी बात होती है, प्राइमरी हेल्थ भी बेहतर हुई है। अब वहां पे एजुकेशन भी बेहतर हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो जवाब नहीं है। आपको दूर दूर इलाकों में ऐसी अच्छी सड़कें मिलेंगी जो आपको पंजाब में नहीं आप तो अच्छी बात आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप होके भी आए, लेकिन जो परसेप्शन है, तासर यही है कि जी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मिसाल दी जाती है लाड़काना की गलियाँ सड़कें जो है ना बेड़ा घर खुआ हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो कहा जाता है नवाब शाह ठीक जरदारी साहब ने किया है, बाकी कहते हैं सिंध में कोई हालत ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तासुर दुरुस्त नहीं है। देखें पाकिस्तान में गुर्बत तो हर जगह है, बिल्कुल, लेकिन अगर सिंध का मवाजना आप जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से कर लीजिए, थर का मवाजना चोलिस्तान से अगर कर लें तो आपको चोलिस्तान में बदहाली ज्यादा नजर आएगी, हुकूमत की तवज्जो कम नजर आएगी। आपको लैया लाड़काना से ज्यादा बदहाल नजर आएगा, राजनपुर में ज्यादा मसाइल नजर आएंगे। तो वहां पे आपको एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नजर आएगी निस्बतन, आपको हर जगह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट नजर आएगी। और अहम बात तो यह है ना कि कहां से मामला कहां जा रहा है, क्या वो इम्प्रूव हो रहा है, खराब हो रहा है, और लोगों की डेवलपमेंट के बारे में क्या परसेप्शन है। अब आगे को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त 2 बैटल ग्राउंड्स हैं जहां पे ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके फॉर्चून डिसाइड किए जाएंगे। अगर आप PTI के वोट बैंक को देखें कि कैसे वो स्कैटर्ड है, केपी में PTI को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी चाहिए अगली बार जीतने के लिए, स्वीप करना लाजिम है। पंजाब में बहुत अच्छा हिस्सा चाहिए, अगर वो अक्सरियत नहीं भी लेती तो बहुत अच्छा हिस्सा चाहिए, और कराची में उतने नंबर चाहिए जो उसके लास्ट टाइम थे, तब वो हुकूमत में दोबारा आ सकती है। मुझे कराची में PTI का मामला बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान साहब ने टोटली इग्नोर किया, लोगों को मायूस किया। कराची के अवाम ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक मेन स्ट्रीम जमात को इस तरह सपोर्ट किया और उस जमात ने कराची को मायूस किया। सही तो जो जनूबी पंजाब है, मुझे 1 मिनट इजाजत दीजिए। देखिए जो जनूबी पंजाब है उसने अब फैसला करना है। PTI ने जनूबी पंजाब पर इस लिहाज से काफी तवज्जो दी कि PTI ने जनूबी पंजाब को क़यादत में वो हिस्सा दिया जो मुस्लिम लीग नवाज कभी देने को तैयार नहीं होती। फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है जो एक चीज जो शायद जनूबी पंजाब से जिसकी वजह से वो फसल उस तरह ना काट सकें कि जो पंजाब में बुरी गवर्नेंस थी। लेकिन शायद एक चीज, सॉरी आई हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जनूबी पंजाब के हवाले से कहा जाता है कि कम से कम 15 MNAs की सीटें ऐसी हैं
उनकी वनरेबिलिटी इस तरह है कि ये लोग किसी वक्त अपनी जो है ना वो लॉयल्टी चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा ये जो पिछला ग्रुप था, जिस तरीके से छोड़ छाड़ के पीटीआई को शामिल किया गया या कराया गया, लोग कहते हैं कि इस दफ़ा भी जिस तरीके से महमूद साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, जो गवर्नर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के ज़माने में, वो कह रहे हैं कि वो हल्का बढ़ा रहे हैं और इस पर जरदारी साहब बड़ा फोकस कर रहे हैं कि ये जो 15 सीटें हैं इसमें से 10 सीटें अगर वो लेने में कामयाब हो जाएँ जनूबी पंजाब से, तो उनकी गेम 2023 में बन सकती है हुकूमत बनाने की। एहतशाम साहब, इसको इस तरह से देखिए कि जो जनूबी पंजाब है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था और उसके अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुआ करते थे और वहां के इलेक्टेबल्स के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि या पीपल्स पार्टी के साथ जाएं या जिन इलाकों में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मौजूद था मुस्लिम लीग नवाज के साथ जाएं। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कम होने के बाद जो किसी और जमात को अपने आप को इंट्रेंच करना था और लोगों के दिलों में जगह बनानी थी, वो अभी तक कोई नहीं कर सकी। खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज ने तो वो तवज्जो ही नहीं दी कि वहां पे वो इन इलेक्टेबल्स को जो लोटे हो जाते हैं उनको नाकाम बनाए, अवाम के दिल जीत कर। अब पीटीआई ने ये किस हद तक किया है, वो ये जो 20 हल्कों का इलेक्शन है वो हमें बताएगा कि क्या पीपल्स पार्टी ने पीटीआई ने जनूबी पंजाब के लोगों का दिल जीत लिया है, क्या वो पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने में कामयाब हुई है जिस तरह लोग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होते थे, या लोग अब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। वादे तो ना पीटीआई ने पूरे किए ना पीएमएल ने किए उनके साथ। आप देख लें जनूबी पंजाब अलहदा सूबा बनाने की सारे उन्होंने कहानी बनाई, वहां पे जी एक हेडक्वार्टर टाइप की चीज बना दी गई है लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, डिविजनल हेडक्वार्टर। और लोग अगर इस तरह देखते हैं, जो मेरी अपनी राय भी यही है जो आप कह रहे हैं कि लोग इसी तरीके से देखते हैं कि जहां मुस्लिम लीग नवाज ने हमें मायूस किया तो पीटीआई ने भी मायूस किया, उसका नतीजा ये होगा कि इलेक्टेबल्स पे तकड़े रहेंगे। अगर लोग किसी पार्टी के साथ कमिटेड ज्यादा नहीं होंगे तो फिर लोग जो है वो पेट्रोनेज की बेस पर ही ज्यादा वोट देंगे और जो स्वे करना वोटर्स को निस्बतन आसान होगा। ठीक है, ज़ैगम खान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे तालीम के शोबे में होने वाली कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं रेहान हक साहब, जो कि मैटर टैलेंट इंग्लैंड में एक इदारा है जिसको हेड कर रहे हैं, जिसका बेसिकली जो मकसद है वो 7 से 17 साल के बच्चों को जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो सिखाते हैं, इस हवाले से काम करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, रेहान साहब से जान लेते हैं कि बेसिकली इंग्लैंड की तर्ज में पाकिस्तान में जो एक इदारा बनाना चाह रहे हैं, बेसिकली क्या इंटेंशन है, क्या इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो रेहान साहब बताइएगा कि बेसिकली जो मैटर टैलेंट है जो आप इंग्लैंड में एक इदारा चला रहे हैं, पाकिस्तान में आप चाह रहे हैं कि इस तर्ज का एक इदारा बनाया जाए, बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका? Perfect. Thank you so much, and thank you, Ehtisham sir, for giving me the opportunity. So as a overseas Pakistani, हमने इंग्लैंड में 2020 में 2020 में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था कि जो यंग बच्चे हैं, जो बिल्कुल उनको हम पे बैक टू द कम्युनिटी करें, उनको वो सिखाएं वो स्किल्स जो कि फ्यूचर की नीड है, डिमांड है। अगर हम रीसेंट रिसर्च की बात करें कि 2025 में 40% जॉब्स अक्रॉस द ग्लोब रोबोट्स आ जाएंगे, ह्यूमन का एलिमेंट कम हो जाएगा। अगर हम देखें 2030 में रफली 80% जॉब्स हमें आज पता ही नहीं है कि क्या होंगे वो। और अगर हम आज देखें, आज एक बच्चा अगर 8 साल का है तो विद इन 8 years वो 16 साल का हो जाएगा बाय 2030, उसको तो पता ही नहीं कि होगा क्या फ्यूचर में। तो हम उस चीज़ का वेट क्यों करें कि जब दुनिया चेंज होगी तब हम चेंज करें, क्योंकि उससे 2020 से पहले की तमाम रिसर्च चेंज हो गई है। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, अगर हम ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेम्स, एजुकेशन में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी तो नहीं आई है जी। अभी जैसे 2-3 साल की बात है ना, हम चाहते हैं प्रोएक्टिवली ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हमने ताकि बच्चों को पहले से सिखा सकें। ये बनाने के बाद एज ओवरसीज पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान में, यूके में लॉन्च किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला माशाल्लाह। अब तक हमने मैक्स रफली 250
50 बच्चों को पाकिस्तान में हमने सिखा चुके हैं। वो बच्चे जो बेचारे, हमने एनजीओ के साथ काम किया, तो वो बच्चे जो कि बेचारे कचरा चुनते थे, वो लोग आजकल गेम्स बना रहे हैं। इमेजिन करें, ये ट्रेंड है जो हमने सोच को तब्दील कर रहे हैं। मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और हम सिर्फ सिखाते नहीं है कि आप सिर्फ एज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें हम बच्चों को गेम्स बनाएं, एनिमेशंस बनाएं, हम बच्चों को बेसिकली समझते हैं कि हर बच्चा डिफरेंट है। तो हर बच्चे की हमने करियर की जर्नी बनाई है कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पहले सीखते हैं कि बच्चा है क्या, चाहता क्या है। उसके बाद हम उसको देखते हैं उसके अंदर स्किल्स कौन कौन से हैं। फिर हम मेंटोर्स लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर देन 300 मेंटोर्स हैं ग्लोबली। अच्छा, जो काम कर रहे हैं और ब्रिटिश भी हैं, अमेरिकन भी हैं, जो पे बैक टू द कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट हमारे साथ हैं। वो मेंटोर्स उनसे समझते हैं, सिखाते हैं कि बच्चों ये करो, ये सोच तब्दील करो अपनी। उसके बाद हम उनको जो ट्रेनिंग सिखाते हैं वो तमाम स्किल्स बेस्ड होते हैं, क्योंकि दुनिया का नॉर्म चेंज हो जाएगा, इस जॉब्स नहीं रहेंगे, स्किल्स रहेंगे। अच्छा रेहान, एक चीज बताइएगा, हमेशा माजरत के साथ पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, बाहर से लोग आके करें, अंदर से करें, तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन जो है ना नज़र आ रही होती है वेस्टर्न इंटरेस्ट है लोगों के। कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो आप सपोर्ट चाह रहे हैं वो आपको मिल रही है? अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा माशाल्लाह हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीईओज हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि रेहान तुमने यूके में तो कर दिया है, वहाँ के लोगों को तो करा रहे, व्हाई नॉट पाकिस्तानी कम। तो अल्लाह के एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी हम यहाँ पे आए, हमने कॉर्पोरेट के साथ काम किया, तो बड़े माशाल्लाह रेप्यूटेबल फाइनेंशियल सेक्टर में और क्या कहते हैं टेलको में, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने हमें सपोर्ट करना शुरू किया। तो जल्दी आप देखेंगे हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें हम बच्चों के साथ जो पाकिस्तान में, गिलगित में, सखर में, इस्लामाबाद में, वो तमाम स्कूल जहाँ पे बच्चों की नीड है। एक तो वो सेक्टर है जो बच्चे जहाँ पे जो उनके पास जो बेचारे डिप्राइव्ड हैं उनको सिखाना ताकि उनकी सोच को चेंज करें। और पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम के स्कूल्स हैं उनके साथ हमने स्टार्ट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जब मैं खुद पाकिस्तानी स्कूलों में गया, उनसे मुलाकातें की, तो उनके बच्चों का एक माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। उनको हमने कहा चलें हम आपको एम्बेड करते हैं, हम आपको मेंटरिंग देते हैं, हमको वो तमाम गाइडेंस देते हैं, क्योंकि हमारा करिकुलम ब्रिटिश बेस पे, अमेरिकन इन्फ्लुएंशियल यूनिवर्सिटीज का हमने क्या किया है कि हमने मोर देन 30 स्किल्स के फ्रेमवर्क दुनिया से कलेक्ट किए, उनको AI के, इसमें कोई सिलेबस तो तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी है इसमें हमने यही डिफरेंस है कि हमने स्किल्स पूरा गेम प्लान स्किल जी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। क्योंकि ये बात हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि आफ्टर 2020 कोविड के बाद सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो गेमिंग है। क्योंकि हमने सोचा नहीं था, मेरी माँ 70 इयर्स की, वो सोशल मीडिया के बगैर रह नहीं सकती, तो अब ये ट्रेंड चेंज हो गया कि बच्चों के पास फोन, तो हम उनको क्यों ना वो सिखाएं जो उनके करियर के लिए। तो ये ऑनलाइन आपके सेशंस होते हैं? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो यूके में है, पाकिस्तान में और कनाडा में है, वो तो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मगर हमने इस्लामाबाद में एक सिनर्जाइज किया, हाइब्रिड अप्रोच लाए कि हमने इन पर्सन भी स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन तो था ही था फ्रॉम लास्ट 2020 सितंबर। तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोवाइड कर रहे हैं या क्या अपने तौर पे कंट्रीब्यूट करते हैं? अच्छा, हमारी अपनी टीम के इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अमेरिका से, पाकिस्तान से और यूके से हैं, तो हमारी उनकी इन्वेस्टमेंट थी, हमारी है, हमें इन्वेस्टमेंट भी है, और हम बस यही इंटेंशन है कि उनको वो सिखाएं जो स्किल्स उनके लिए बेहतर हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है एक अच्छा बच्चों को ज़ाहिर है स्किल करने के हवाले से, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक इस हवाले से जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।